हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, जिसके अंदर पार्ट 1 में हमने देखा सेल टॉपिक के बारे में। हमने लास्ट क्लास में हमने सेल के बारे में पढ़ा, यानी कि कोशिका क्या होती है, किन किन चीज़ों से मिलकर बनती है, सेल के कॉम्पोनेंट्स हमने पढ़े, फिर उनकी हमने डिटेल जानी। पार्ट 2 में जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम क्या पढ़ेंगे, सेल ऑर्गेनेली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेल ऑर्गेनेली, यानी कि सेल के अंदर पाए जाने वाले अंग। जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर बॉडी के पार्ट्स होती हैं, ऑर्गन्स होते हैं, एक्चुअली अंग होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से कोशिका के अंदर भी उसके अंग होते हैं। तो देखिए, ऑर्गन से ही शब्द आया है ऑर्गेनली, ठीक है, ऑर्गन से ही शब्द आया है ऑर्गेनली। तो ये है पार्ट 2। पार्ट 3 के अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस टॉपिक के, ठीक है। पार्ट 2 को हम कंप्लीट कर देंगे चैप्टर के साथ। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। लास्ट क्लास में हमने जाना था कि जो सेल होती है वो क्या होती है। सेल जो होती है वही हमारी बेसिक यूनिट होती है। अगर हमारी बॉडी तैयार हुई है तो सेल की वजह से तैयार हुई है, उसका स्ट्रक्चर सेल की वजह से, उसका फंक्शन सेल की वजह से है, और सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं। फिर हमने क्या देखा कि सेल की डिस्कवरी किसने की, तो डेड सेल खोजी थी रॉबर्ट हुक ने, और लिविंग सेल खोजी थी ल्यूवेनहुक ने, पॉन्ड वाटर के अंदर, ठीक है। ये बात हमने कर ली थी। फिर हमने क्या देखा था कि न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, जो रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था, और प्रोटोप्लाज्म के टर्म दी थी परकिंजे ने। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जो भी हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर का सामान है, चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, चाहे वो न्यूक्लियस हो। फिर हमने कंपोनेंट के बारे में जाना। कंपोनेंट में हमने देखा सबसे बाहर है सेल वॉल, फिर है सेल मेम्ब्रेन, फिर है न्यूक्लियस, बीच में साइटोप्लाज्म पड़ा है, और सेल ऑर्गेनेली पड़ी है। ये सारी बात हमने की थी। चलिए, उसके बाद हमने जाना सेल थ्योरी के बारे में, यानी दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था शील्डन, एक का नाम था स्क्वान। इन दोनों ने बोला कि भाई दुनिया में हर एक ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बना है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो। उसके बाद रुडोल्फ वर्चाउ ने क्या बोला कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि हर नई सेल पुरानी सेल से ही आई है। लेकिन सेल थ्योरी को कौन नहीं मानता, अगर ये पूछ लिया जाए तो सेल थ्योरी को नहीं मानती कौन? वायरस नहीं मानता। वायरस सेल थ्योरी का क्या है? एक्सेप्शन है। वायरस सेल थ्योरी का क्या है? एक्सेप्शन है, क्योंकि वायरस क्या होता है? ए सेलुलर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े कि दुनिया में सबसे बड़ी सेल है ऑस्ट्रिच एग, सबसे छोटी है माइक्रोप्लाज्मा, ह्यूमन के अंदर सबसे बड़ी ओवम, स्मॉलेस्ट स्पर्म, और लॉन्गेस्ट न्यूरॉन, यानी कि नर्व सेल। फिर हमने पढ़ा सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, उससे ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म बनता है। एग्जांपल्स देखे हमने। फिर हमने जाना कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल अलग होती है, यूकैरियोटिक सेल अलग होती है। न्यूक्लियस जिसमें एब्सेंट होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। लेकिन एक मेन डिफरेंस मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि न्यूक्लियस के साथ साथ कई बार लिखा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती किसमें? प्रोकैरियोट में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है प्रोकैरियोट में, जबकि यूकैरियोट में प्रेजेंट होती है। इसमें 70S राइबोसोम होता है, इसमें 80S राइबोसोम होता है। मेन यही 2 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमने पढ़ा प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। तो प्लांट्स के अंदर हमसे अलग क्या है कि प्लांट्स खुद का खाना खुद बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास प्लास्टिड है, जबकि हमारे पास प्लास्टिड नहीं है, तो हम खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। हम प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं खाने के लिए, प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर, ठीक है। सेंट्रियोल जो कि सेल डिवीजन में मदद करता है, ये प्लांट्स में नहीं होता लेकिन हम में होता है, इसीलिए हमें क्या होती है? मियोसिस होती है। फिर हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़े। यूनिसेलुलर यानी कि जो एक ही सेल से मिलकर बनते हैं वो यूनिसेलुलर, और जो कईयों से बनते हैं मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या है? अमीबा है, जैसे कि, ठीक है। या फिर मैं बोलूं अमीबा नहीं, आप लिख लीजिए अमीबा की बजाय यहाँ पर यूनिसेलुलर का एग्जांपल आप अमीबा ही मान लीजिए। चलिए, पैरामीशियम मान लीजिए, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जबकि मल्टीसेलुलर में कौन आ जाएगा? हम आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। अब हम चलेंगे आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है सेल ऑर्गेनेली। कितनी सेल ऑर्गेनेली हमें पढ़नी है? हमें पढ़नी है राइबोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, प्लास्टिड, और फिर लास्ट में हम कुछ देखेंगे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, या फिर लिख लीजिए इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी। तो ये हमारी कुछ सेल ऑर्गेनेली है जो कि हम इस पूरी क्लास के अंदर पढ़ेंगे, एक एक करके सारी की सारी पढ़ेंगे। इसमें आपको मेन चीज क्या याद रखनी है? मेन चीज ये याद रखनी है कि हर एक सेल ऑर्गेनेली के पास खुद की सेल वॉल होती है। हर एक ऑर्गेनेली के पास खुद की सेल वॉल होती है, एक्सेप्ट किसके सिवाय? राइबोसोम। राइबोसोम के पास इसकी मेम्ब्रेन नहीं होती। देखो, हर के पास अपनी अपनी एक कवरिंग होती है, सबके पास होती है, लेकिन राइबोसोम के पास नहीं होती। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम राइबोसोम ही पढ़ेंगे। तो राइबोसोम में देखिए क्या आपको देखने को मिल रहा है? राइबोसोम किसने खोजा? सबसे पहले तो पेलाडे नाम के साइंटिस्ट ने राइबोसोम की खोज की। राइबोसोम के पास खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, नो मेम्ब्रेन, कोई झिल्ली नहीं है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। ये जहां पर भी मौजूद होगा वहां पर ये प्रोटीन बनाएगा,
क्लियर। चलिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए पॉलीराइबोसोम क्या होता है। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम, तो आपको पता होना चाहिए राइबोसोम के अंदर अगर हम mRNA लगा दे तो उसे बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। कुछ इस तरीके से होता है, देखिए ये हमारा mRNA है, ये हमारा mRNA है, तो इसके ऊपर क्या होता है, इस तरीके से राइबोसोम लगा हुआ होता है, ये हमारा एक राइबोसोम है, ठीक है। तो कई सारे राइबोसोम लगे होते हैं एमआरएनए के ऊपर, इसे इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीसोम और पॉलीराइबोसोम। क्वेश्चन ये भी आता है कि राइबोसोम प्लस एमआरएनए को क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है राइबोसोम दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं 70S राइबोसोम और एक होते हैं 80S राइबोसोम। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि 70S राइबोसोम किस में होते हैं, तो ये प्रोकैरियोट में होते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं, याद आया। और 80S किस में होते हैं, यूकैरियोट में, यानी नए जमाने वाले कोशिकाओं में, सेल्स में, यूकैरियोट्स में 80S होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर S का मतलब क्या है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, S एक यूनिट है जिसका नाम है फिडबर्ग यूनिट। क्या नाम है, फिडबर्ग यूनिट, ठीक है, फिडबर्ग यूनिट, ठीक है। 70S मिलकर बनता है 2 यूनिट से 50 + 30। देखो आपने ध्यान दिया हो अगर, तो मैंने जब यहाँ पर नीचे डायग्राम बनाया तो देखो एक ऊपर सर्कल एक नीचे सर्कल, 2 सर्कल बनाए हैं हर बार, है ना। तो ये 2 यूनिट से मिलकर बनता है। अगर ये 70S टाइप है तो ये मिलकर बनेगा 50 और 30 से। अब आप बोलोगे मैम 50 + 30 तो 80 होता है, बट ये अलग टाइप की कैलकुलेशन है, आपको बस याद रखना है 50S और 30S जब मिलते हैं तो 70S बनता है, और 60S + 40S मिलते हैं तो 80S बनता है। क्लियर, ये थी हमारी पूरी की पूरी राइबोसोम की गुत्थी, ठीक है। राइबोसोम होते कहाँ पे हैं, तो ये अगर हमारी सेल है तो सेल के अंदर पड़े हुए होते हैं, इसके अलावा हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, प्लास्टिड में भी होते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी होते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ये समझ में आती जाएगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम के बाद हमें पढ़नी है वैक्यूल। जैसा कि मैंने बोला राइबोसोम के अलावा हर एक सेल ऑर्गेनेली के पास खुद की मेम्ब्रेन है, तो वैक्यूल के पास भी होगी। तो आइए पहला पॉइंट पढ़ते हैं, मेम्ब्रेन होती है इसके पास जिसका नाम है टोनोप्लास्ट। अब क्वेश्चन ये भी आता है व्हाट डू वी कॉल्ड द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, तो वैक्यूल की मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि वैक्यूल भैया प्लांट सेल में भी होती है, एनिमल सेल में भी होती है। वैक्यूल किस में होती है, प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। लेकिन मेन चीज क्या है, प्लांट सेल के अंदर तो ये पक्का पक्का होती है, और इतनी ज्यादा होती है कि ये अप टू 90% सेल को भी कवर कर लेती है प्लांट सेल के अंदर। लेकिन एनिमल सेल के अंदर या तो ये एब्सेंट होती है, यानी होती ही नहीं है, या टेम्परेरी होती है, या स्मॉल होती है, ठीक है। या तो ये होएगी ही नहीं, या थोड़ी देर के लिए होएगी फिर गायब हो जाएगी, या छोटी होती है। अब आप बोलोगे लेकिन मैम वैक्यूल का काम क्या है, तो वैक्यूल का काम है खाने को स्टोर करना, स्टोर फूड, ये खाने को स्टोर करती है सेल के लिए, ठीक है। या मान लीजिए आपको अभी आपको मम्मी ने 3 रोटी बना के दी, ठीक है, लेकिन आपको भूख 2 ही रोटी की है, तो आप 1 रोटी क्या करोगे, स्टोर करके रख दोगे कि भैया रात को भूख लगेगी तो हम खा लेंगे, ठीक है। आप पढ़ने बैठे हो तो आप क्या करोगे, अपने पास कुछ ना कुछ रख के सोओगे, मतलब पढ़ोगे कि भाई रात को 2-3 बजे अगर भूख लगेगी तो हम ये खा लेंगे। तो आप स्टोरेज करते हो ना, स्टोरेज के लिए आपके घर में फ्रिज होती है, आपके घर में अलमीरा होती है जहां पर आप अपनी चीजों को स्टोर करते हो। बिल्कुल उसी तरीके से वैक्यूल क्या है, सेल की एक स्टोरेज स्पेस है। क्लियर। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मैं पता है बहुत सारे चैप्टर्स को इकट्ठे लेकर चलती हूँ। यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात की गई है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में प्रेजेंट होती है, तो अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है और इसका काम है ऑस्मो रेगुलेशन करना। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें होती है, अमीबा में। अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है उसका काम क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन। अमीबा के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्लियर, बात समझ में आई। उसके बाद 11th क्लास की एक इंपॉर्टेंट लाइन है, गैस वैक्यूल होती है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। किसके अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर गैस वैक्यूल मिलती है। और एनसीईआरटी ने पता क्या कर रखा है क्लास 11th में, ये गैस वैक्यूल की बात वैक्यूल टॉपिक में ना लिखे किसी और ही टॉपिक में लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपका वैक्यूल हो जाता है खत्म। वैक्यूल क्या है, जिसकी बाहर की लेयर को टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल जो होती है वो प्लांट सेल में बहुत बड़ी बड़ी होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है, या टेम्परेरी होती है, या छोटी होती है। इनका काम होता है खाने को स्टोर करना। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलती है, और बीजीए यानी ब्लू ग्रीन एल्गी यानी साइनोबैक्टीरिया के अंदर गैस वैक्यूल मिलती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली के ऊपर, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको 3 मेन इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है, उसके बाद मैं आपको डायग्राम करवाऊंगी। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पावर हाउस यानी ऊर्जा घर। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ऊर्जा देगा, एनर्जी देगा। कैसे देगा एनर्जी, एटीपी सिंथेसिस से एटीपी बनाता है। अब मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि एटीपी क्या होती है, एटीपी होती है एनर्जी करेंसी, एनर्जी
करेंसी होती है एटीपी। तो एटीपी बनाता कौन है, कहां पर बनता है एटीपी, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी दो झिल्लियां, मतलब देखो मैंने बोला था राइबोसोम के पास तो होती ही नहीं है ना, वैक्यूल को टोनोप्लास्ट कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के पास दो होती हैं और इसके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। अब आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया बनाती हूं मैं आपके सामने। तो देखिए जैसा कि मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा एक और चीज, माइटोकॉन्ड्रिया सोफिस शेप होता है, चलिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं तो इसके पास दो मेम्ब्रेन है, कितनी मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन है। ये एक मेम्ब्रेन बना दी मैंने, ये आ गई एक मेम्ब्रेन और इसके बाहर होती है दूसरी मेम्ब्रेन, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है, इसकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, देखिए ऐसे बनाओ, ये है क्या है, अभी मैंने बनाई, ये मैंने बाहर वाली मेम्ब्रेन बनाई, तो ये मैंने लिख दिया आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है ना, वो कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ होती है, ऐसे ऐसे मुड़ी मुड़ी सी होती है, ये होती है क्या, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना उठे उठे से, ये जो उठे उठे से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये वाले, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं क्रिस्टे, क्या बोलते हैं, क्रिस्टे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, इसका खुद का लिक्विड होता है जिसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खास चीज क्या है, उसका खुद का डीएनए होता है और खुद के ही राइबोसोम होते हैं। यानी कि आपको दो बातें समझ में आएंगी, खुद का डीएनए है, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर सकता है, खुद को डिवाइड कर सकता है, यानी इसके अंदर सेल डिवीजन, यानी अपने नंबर को बढ़ा सकता है, एक तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकता है। और राइबोसोम मतलब, ये राइबोसोम का क्या था, मतलब काम, प्रोटीन बनाना, खुद का प्रोटीन बना सकता है, यानी इसको किसी और पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है खाने के लिए, ठीक है, ये खुद का प्रोटीन बना लेगा, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसे पावर हाउस क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए आप सभी जानते हैं, हम लोग क्या खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हम जब खाना खाते हैं ना, तो हमारा जो खाना होता है, जो ग्लूकोज होता है, वो कहाँ चला जाता है, आपको कुछ इस तरीके से याद रखना है, जो हमारा खाना होता है ना, वो ग्लूकोज जो होता है हमारा, मैं आपको एक बार मोटी फॉर्म में बता रही हूँ, वो ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में पड़ा होता है। और जब हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन आता है वो भी माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है, और ये दोनों मिलकर यहाँ पर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाते हैं। और यही एनर्जी को हम इन दी फॉर्म ऑफ एटीपी यूटिलाइज कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर देते हैं, यानी बॉडी से वापस बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, इस स्टेप को बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और इसी प्रोसेस को ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, ठीक है। और ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं, नेटवर्क ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म। क्या मतलब है भैया इस बात का, चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है, देखिए आपको ये चीज ध्यान रखनी है। एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, एंडो का मतलब क्या होता है, अंदर, इनसाइड। प्लाज्मिक मतलब किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। तो प्लाज्मा के अंदर क्या पड़े हैं, रेटिकुलम, यानी जाल जैसी चीजें पड़ी है। तो अब आप देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये क्या है हमारी, ये क्या है हमारी सेल है, सेल के अंदर क्या है, ये क्या है बताओ, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके अंदर ना जाल जैसे स्ट्रक्चर पड़े हैं, ऐसे पूरे मतलब सेल के अंदर बहुत सारा स्पेस कंज्यूम करके रखते हैं। इन स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर। अब ये दो टाइप के होते हैं, कुछ तो होते हैं जैसे खाली पड़े हैं ये, और कुछ के ऊपर ना डॉट होती है ऐसे, जैसे आपके पास एक धागा है, प्लेन धागा, जो प्लेन धागा होता है ना उसे तो बोल देते हैं SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर उसी धागे में आपने मोती पिरो दिए, उसी धागे में अगर आपने मोती पिरो दिए, तो इसे क्या बोलोगे बताओ, मोती पिरो दिए तो अभी ये क्या हो गया, स्मूथ तो नहीं रहा ना,
तो ये रफ हो गया, RER। तो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं दो टाइप के, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं दो टाइप के, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। अब इन दोनों की खास बात क्या है, देखिए रफ के ऊपर ये जो मोती है ना, ये मोती नहीं होते, ये एक्चुअली राइबोसोम होते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है राइबोसोम कहाँ कहाँ पे है। राइबोसोम है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो था ही है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी है। और अब सीधी सी बात है, अगर राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होगा, प्रोटीन बनाना। क्या करना, प्रोटीन बनाना। तो आपको ध्यान रखना है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है प्रोटीन बनाना, क्योंकि इस पे राइबोसोम होते हैं, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, लिपिड बनाना। क्या बनाना, लिपिड बनाना, ठीक है। तो हमारी सेल के अंदर प्रोटीन लिपिड कहाँ बन रहे हैं, तो बन रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में प्रोटीन पाउडर बन गया, ठीक है। अब आपको दुकानदार से जाके प्रोटीन लेके आना है, क्योंकि आप तो जिम करते हो बहुत ज्यादा। तो आप दुकानदार के पास जाके कहोगे कि भैया हमें प्रोटीन पाउडर चाहिए, तो आप अपना हाथ आगे करोगे, वो आपके हाथ में वो पाउडर रख देगा। कैसा होता है, नहीं होता। क्यों, क्योंकि प्रोटीन बनने के बाद पैक होता है। क्या होता है, पैक होता है। और वही पैकिंग का काम करता है हमारा गोल्गी बॉडी। तो अगला टॉपिक आता है गोल्गी बॉडी। इसका काम क्या है, पैकिंग करना, स्टोर करना और फिर जरूरत पड़ने पर सिक्रीट करना। जैसे कि हमारा दुकानदार है, ठीक है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में प्रोटीन बना, फिर वो पैक हुआ, फिर उन्होंने अपने पास रखते हैं दुकानदार, फिर जब तक कस्टमर नहीं आता तब तक वो अपने पास रखते हैं, जैसे ही कस्टमर डिमांड करता है वो दे देते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। अब इसको आप एक तरीके से समझोगे मेरे से, कैसे, देखो आओ करते हैं। ये आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझाएंगे। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं थोड़ा सा डीपली चलती हूँ। ये हमारी क्या है, सेल है। ये क्या है, हमारी सेल है। सेल के अंदर ये क्या है, न्यूक्लियस है। कोई दिक्कत किसी को, और ये क्या हो सकता है बताओ, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। मैं इसमें बना देती हूं ये हमारी ये क्या है बता दो मुझे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। कोई दिक्कत, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लेकिन इसमें भी डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना। ये क्या है, हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई दिक्कत, तो ये मैंने लिख दिया यहां पर। ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। चलो आगे चलते हैं। फिर यहां पर हमारी क्या पड़ी है, कोई और कलर लेते हैं। ये क्या पड़ा है हमारा, ये हमारी गोल्गी बॉडी है, ठीक है। ये क्या है, हमारी पूरी की पूरी, इसी को बोलते हैं गोल्गी बॉडी, ठीक है। इसमें क्या है, गोल्गी बॉडी है, ठीक है। चलिए उसके बाद अब क्या होगा, देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा जो है वो क्या बना के देगा, ये उसने दे दिए प्रोटीन। ये क्या दे दिए, प्रोटीन, ठीक है। इसमें मैं लिख देती हूँ ये क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें क्या बना के देगा, ये दे दिए लिपिड, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए ये जो हमारी गोल्गी बॉडी, इसका आगे वाला फेस है, इसको बोलते हैं सिस फेस, और जो पीछे वाला फेस है इसे बोलते हैं ट्रांस। ये प्रोटीन और लिपिड कहाँ जाएंगे, ये प्रोटीन और लिपिड जाएंगे हमारी गोल्गी बॉडी के पास। कहाँ जाएंगे, हमारी गोल्गी बॉडी के पास। अब गोल्गी बॉडी का काम क्या है, इसको पैक करना, इसको स्टोर करना और फिर सिक्रीट करना। तो ये पैक करेगी, स्टोर करेगी, ठीक है। ये पैकिंग करती रहेगी, अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ काम चलता रहेगा, स्टोर करेगी और सिक्रीट करेगी। तो अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखिए। अब पैकिंग करी है तो ये हमारा प्रोटीन पाउडर अपनी प्रोटीन की फॉर्म में तो पड़ा नहीं होएगा, ये हमारा प्रोटीन था ना, और ये हमारा लिपिड था। लेकिन ये ऐसे थोड़ी ना पड़ा होगा, पैकिंग हो चुकी ना। अब तो पैकिंग होने के बाद इसके बाहर एक लेयर मिलेगी। अब इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, एक्चुअली ऐसे नहीं बनेगा, ये लेयर मिल गई। अब इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, यही इंपॉर्टेंट चीज है। इसे बोलते हैं, प्रोटीन के बाहर लेयर बन गई है, इसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, और इसे बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड,
ठीक है, तो इस तरीके से प्रोसेस चलती है। क्या हुआ है, सबसे पहले हमारी सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया, क्या बनाया, प्रोटीन और लिपिड। वो प्रोटीन और लिपिड फिर गोल्गी बॉडीज के पास जाकर कन्वर्ट हो गए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में। जब भी किसी को जरूरत होगी, देखिए खाने की जरूरत तो सेल को पड़ेगी ना, तब वो इसे यूज करेगा। क्लियर है? चलिए अब पढ़ लेते हैं हमने क्या पढ़ना था। यस, गोल्गी बॉडी क्या होते हैं? स्टैक ऑफ सिस्टरने प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। क्या है? सिस्टरने हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल पड़े हैं। सिस्टरने का मतलब यही जो मैंने आपको बना के दिया ना, देखिए ये मैंने आपके सामने बनाया, ये 1, ये 2, ये 3। तो इस एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं सिस्टरने, ठीक है, और पूरे स्टैक को गोल्गी बॉडी। और एक को ही बोलते हैं, एक और शब्द आपको याद रखना है, अगर ये पूरा का पूरा इकट्ठे पड़ा हो तो गोल्गी बॉडी बोलते हैं। किसी किसी सेल में ना अकेला एक पड़ा होता है, इसे बोलते हैं डिक्टियोसोम, और ये होता है प्लांट सेल के अंदर। तो यहां पर आ जाइए, वापस से पढ़ते हैं। स्टैक ऑफ सिस्टरने प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर क्या होते हैं? गोल्गी बॉडी। इनका फंक्शन क्या है? ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, पैकिंग, स्टोरिंग और सिक्रीट करना। डिक्टियोसोम कहते हैं इन्हें इन दी प्लांट सेल, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर ये गुच्छों में ना पड़े होके अकेले अकेले भी पड़े होते हैं, तो इन्हें बोलते हैं डिक्टियोसोम। जबकि एनिमल सेल के अंदर ये गुच्छे में पड़े होते हैं, तो इन्हें गोल्गी बॉडी बोलते हैं। इनका नाम गोल्गी बॉडी क्यों है? क्योंकि इन्हें एक साइंटिस्ट जिसका नाम है कैमिलियो गोल्गी, उन्होंने इन्वेंट किया था, यानी डिस्कवर किया था, खोजा था। चले आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? अगेन एक सेल बनाएंगे, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, लेकिन इसके अलावा कुछ और सेल्स पड़ी होती है। ये क्या होती है? लाइसोसोम। ये क्या होती है? लाइसोसोम। अब एक लाइसोसोम को मैंने बाहर निकाल के दिखाया, तो इसके अंदर क्या होता है? एक लिक्विड होता है, और इस लिक्विड को बोलते हैं क्या? इस लिक्विड को बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इसके अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम होता है डाइजेशन करना। क्या करना? डाइजेशन करना, ठीक है। अब इसी लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहते हैं और स्कैवेंजर ऑफ सेल भी कहते हैं, डाइजेस्टिव बैग भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको ध्यान रखना है, मान लीजिए हमारी सेल के अंदर, हमारी ये सेल थी पूरी, ठीक है, इसके अंदर कोई वायरस बैक्टीरिया कुछ भी एंटर कर गया, ठीक है, तो अब ना हमारे लाइसोसोम को पता लग गया कि भाई सेल के अंदर तो बैक्टीरिया वायरस एंटर कर गया। अब हम क्या करें? अगर ये बैक्टीरिया वायरस साथ वाली सेल के अंदर चला गया तो उसे तो खराब कर देगा, तो ये अपने आप को ही फोड़ देती है, बर्स्ट कर देती है और अपना सारा लिक्विड बाहर दे देती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर देता है और पूरी सेल को ही मार देता है। यानी इसने दूसरों की लाइफ बचाने के लिए खुद को ही मार डाला, और खुद को ही मारने वाले को क्या कहते हैं? सुसाइड। तो ये क्या है? सुसाइडल बैग है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं प्लास्टिड के ऊपर। प्लास्टिड कहाँ होते हैं? सभी के सभी प्लांट्स के अंदर होते हैं। तो प्लास्टिड आर प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट्स। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी कहती है प्लास्टिड यूग्लिनोइड्स में होते हैं, यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना वाले जो होते हैं, ठीक है, यूग्लिनोइड्स में भी प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, एक होते हैं ल्यूकोप्लास्ट और एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट। एक एक करके पढ़ेंगे। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट को इकट्ठे लेते हैं। क्रोमोप्लास्ट होते हैं जो कि कलर देते हैं, अलग अलग कलर, आपको रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पिंक, अलग अलग कलर के फूल मिलते हैं, उनको कलर देते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो अलग अलग कलर कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और इसका काम क्या है? पॉलिनेशन करवाना। पॉलिनेशन मतलब इंसेक्ट आपके फ्लावर पे आके बैठेगा, उसके मेल गैमीट को उठाकर फीमेल तक पहुंचाएगा, ठीक है, इसे बोलते हैं पॉलिनेशन। लेकिन इंसेक्ट आएगा क्यों आएगी बटरफ्लाई आपके फूल के ऊपर? क्योंकि बटरफ्लाई सुंदर फूल देखेगी, वो देखेगी इतना सुंदर फूल, तो सुंदरता कौन दे रहा है? क्रोमोप्लास्ट दे रहा है। क्लियर? ल्यूकोप्लास्ट देखते हैं। ल्यूकोप्लास्ट होते हैं कलरलेस। ल्यूको का मतलब कलर नहीं है। इनका काम होता है सिर्फ और सिर्फ खाने को स्टोर करना, जैसे वैक्यूल थे वैसे ही। अब आपको ल्यूकोप्लास्ट में 3 चीजें याद रखनी है। एक होते हैं अमाइलोप्लास्ट, एक होते हैं इलायोप्लास्ट और एक होते हैं एलिरोप्लास्ट। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज प्लास्टिड को क्या कहते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च स्टोर करने वाले प्लास्टिड को बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट। फैट या ऑयल स्टोर करने वाले को इलायोब्लास्ट और एलिरोब्लास्ट बोलते हैं स्टार्च स्टोर करने वाले को, जैसे कि आलू हो गया, ठीक है। फिर आते हैं क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल वैसा का वैसा है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था, ठीक है। देखिए क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? ये ग्रीन कलर देता है। सबसे पहले तो क्या देता है? ग्रीन कलर देता है। इसके पास क्लोरोफिल होती है और ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। अब आ जाइए क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। आइए, तो बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी डबल मेम्ब्रेन्ड है। इसके पास भी 2 झिल्लियां होती हैं, खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये मीजोफिल सेल ऑफ द लीव में मिलता है, मतलब पत्तियों की मीजोफिल सेल के अंदर मिलता है। अब आइए मैं आपको प्लास्टिड बना के दिखाती हूँ और आपको ये डायग्राम पूरा समझा देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारी प्लास्टिड की आउटर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। उसके बाद ये क्या है? हमारी इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर कुछ क्रिस्टे नहीं होते, सिंपल सी मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है? उसके बाद कुछ इस तरीके से ना स्टैक होते हैं। देखो ये क्या है? ऐसा
ये ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे ना इकट्ठे गुच्छे के गुच्छे पड़े होते हैं। इन गुच्छों को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। अगर मैं बोलूं इस गुच्छे के एक सिंगल को क्या बोलते हैं? एक को, ये एक है ना, इस एक को क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा थाइलेकोइड। ठीक है, ये गुच्छे आपस में अटैच होते हैं। इन अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? लैमेला। और इसके अंदर जो लिक्विड पड़ा हुआ होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, अब मैं एक थाइलेकोइड आपको दिखा दूं। ये मैंने क्या किया, ये मैंने ग्रेना उठाया पूरा और फिर मैंने ग्रेना में से निकाल दिया थाइलेकोइड। अब थाइलेकोइड के ऊपर ना, ऊपर पूरा ग्रीन कलर का होता है। क्यों? क्योंकि थाइलेकोइड के ऊपर होती है क्या? क्लोरोफिल। क्या होती है? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करती है? प्लांट को, क्लोरोफिल के अंदर होता है मैग्नीशियम, और यही मैग्नीशियम लीव्स को ग्रीन कलर देता है। ठीक है, और क्लोरोफिल ही वो जगह है जहां पर साइट है, यानी वो जगह है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है, यानी यही वो जगह है जहां पर ग्लूकोज बनता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। यानी कि रिएक्शन कौन सी आपको पता होनी चाहिए? रिएक्शन सिक्स CO2 प्लस 6H2O मिलकर बनाते हैं क्या? C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। क्लियर? ये है हमारा प्लास्टिड और ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद लास्ट हमें टॉपिक करना है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? इंक्लूजन बॉडी कुछ छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि एक तरीके से अगेन रिजर्व फूड मटेरियल होता है, यानी कि फूड मटेरियल को रिजर्व कर रखा है, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। यानी कि पूरी सेल के अंदर ऐसा नहीं है कि एक जगह पे बहुत सारे टाइप के खाने की चीजें पड़ी है, नहीं। इसमें क्या होता है, पूरी सेल के अंदर कहीं पे फॉस्फेट के ग्रेन्यूल पड़े हैं, कहीं पर ग्लाइकोजन के पड़े हैं, कहीं पर साइनोफेशियन के पड़े हैं। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम पढ़ेंगे सेल टॉपिक से क्वेश्चन आंसर्स। तब तक के लिए आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिले। बेल बटन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिले। और मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 के अंदर, जिसके अंदर आप लोगों का एक तरीके से टेस्ट होगा, क्योंकि हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन ऑफ चैप्टर सेल, जो कि बेसिक से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चन चलेंगे, यानी हम हर लेवल के क्वेश्चंस हम वहां पर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए और टेक